जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। पार्ट टू पार्ट हर सब्जेक्ट हर विषय इसमें हम लेंगे और भाषा से शुरू करके संपूर्ण हिंदी व्याकरण का निष्कर्ष हम निकालेंगे। उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी आज करेंगे। आज कि इस पार्ट 1 में हम डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अब बात करें भाषा की, यानी हिंदी व्याकरण का या किसी भी लैंग्वेज का जो है वो भाषा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कहा गया है मानव जीवन को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार भाषा जो है प्रदत्त उपहार भाषा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। अपनी इसी विशेषता के कारण मानव प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा संसार के व्यवहार का मूल है। हम सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात भाषा ही मानव के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह समाज में अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब भाषा जो है एक व्यावहारिक ज्ञान है जिसे हम अपने विचारों को दूसरों को देते हैं और दूसरों से ग्रहणित करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो भाषा की परिभाषा होगी, भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर, पढ़कर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के कहे या लिखे भावों को अथवा विचारों को समझता है, वह भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा हुआ माध्यम है जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो यही भाषा होगी। अब सबसे पहले बात करें, अगर संसार में अनेक भाषाएं, अनेक का मतलब अनगिनत भाषाएं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, चीनी, जर्मनी, रूसी और फ्रांस आदि, तो भारत देश में चीनी, जर्मनी, रूसी और फ्रेंच आदि ये जब भाषाएं हैं तो भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है और पढ़ी जाती है। जैसे बांग्ला, बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, उत्तर प्रदेश में, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हिंदी। अधिकांश विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा हो गई और इसका पूरे देश में अनुपालन किया जाता है, पालन किया जाता है। कुछ विद्यालयों में पंजाबी आदि दूसरी अपनी स्थानीय भाषा, राज्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। संक्षेप में जूनियर कक्षाओं में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाएं पढ़ाई जाती, यानी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, और ये अनिवार्य भी है। अब तो एनसीएफ 2020 के अनुसार अब तो अपनी मातृभाषा में भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब बात करें कि एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, जबकि एक बोली में कई भाषाएं नहीं होती है। बोली बोलने वाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली में बातें करते हैं, किंतु बाहरी लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। अब जरूर नहीं कि एक राज्य में एक ही बोली, एक राज्य में अनेकों बोलियां हो सकती है, और इसीलिए जब हम दूसरे राज्य, दूसरे परिक्षेत्र के व्यक्तियों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब हम बोली का न प्रयोग करके बल्कि हिंदी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी पूरे भारत की बोलचाल की भाषा हिंदी है, क्योंकि उसको सभी समझते हैं। राष्ट्रभाषा हो गई, पूरे देश की भाषा होगी, इसलिए हम अपने क्षेत्र में तो बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाहरी क्षेत्र में हम भाषा का हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये राष्ट्रभाषा हो गई। अब बात करें कि
के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार 179 यानी 179 भाषाएं और 544 यानी 544 बोलियां हैं गेरसन के अनुसार। अब बात करें कि सबसे पहला आता है इसमें भारोपीय परिवार। उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं भारोपीय कौन से? उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। दूसरे नंबर पर आता है द्रविड़ परिवार। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये आदि भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं आती है। और आश्रित परिवार की यानी संताली, मुंडारी, हो, सवेरा, खड़िया, कोर्क, भूमिज, गदवा, पलक व खासी, मोंक में और निकोबारी ये किस में आती है? औष्ट्रिक परिवार भाषाएं में आती। और चौथे नंबर पर है तिब्बती चीनी, क्योंकि भारत क्या है? भारत में अनेकों धर्म के अनुयायी रहते हैं। तिब्बती चीनी में कौन सा है? लुसेई, मेथी, मारो, मिश्मी, अबोर, मेरी, अक ये जो है तिब्बती चीनी भाषाएं में आती। और पांचवें में हो गया अवग्रीक कृत भाषा यानी ब्रूत, सातकी, अंडमानी। और छठे नंबर पे आता है करेन तथा मन यानी वर्मा की भाषा जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये 6 परिवार की भाषाएं के अनुसार ही हिंदी भाषा का प्रचलन होता है। या हमने कहा कि भारत में 6 भाषा परिवार है और इसमें जो है 179 भाषाएं बोली जाती है। याद रखना कि प्रश्न आता है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो 179। तो कितनी बोलियां हैं? 444 बोलियां। ठीक है, और कुछ ऐसी बोलियां भी होगी जिनको क्षेत्रीय के अनुसार उसको अभी बोली का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन कई सारी भाषाएं होगी, इसको याद रखिए। अब बात करें कि भाषा के रूप कितने हैं, पार्ट कितने हैं इसके। तो भाषा के 3 रूप ही होते हैं। पहले आगे ओरल यानी मौखिक भाषा, राइटिंग यानी लिखित भाषा और सिंग यानी सांकेतिक भाषा। ये 3 भाषाओं में हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। मौखिक आगे जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित आगे जो हम लिखकर प्रकट करते हैं, सांकेतिक आगे जो इशारों के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। यानी पहले के जमाने में इशारों के माध्यम से प्रकट होते थे, जब शब्द नहीं थे, आखर नहीं थे, तो मौखिक और लिखित नहीं हो पाता था, लेकिन सांकेतिक भाषा का बहुत प्रचलन था। सबसे पहले बात करें मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? ओरल लैंग्वेज जो है, इसी भाषा का कथित यानी कहा हुआ रूप या वाचिक यानी बोला हुआ, कहा हुआ और बोला हुआ रूप ही कहते हैं। जब आमने सामने बैठे व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, यानी हम जो भी बोलते हैं या मैं अभी बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो ये क्या होगी? मौखिक भाषा होगी। तो ये कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है अथवा मौखिक रूप से किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करता है, तो उसका यह मुख से कहना ही मौखिक भाषा कहलाता है। कक्षा में आचार्य अध्यापक का बिना किताब के किसी विषय पर बोलना मौखिक भाषा होगी। ठीक है, कई बार अगर परिभाषाएं लिखने के लिए आते हैं मौखिक भाषा क्या है, तो भाषा का वह माध्यम जिसे हम बोल करके प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, वो मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, अब लिखित भाषा दूसरे नंबर पे राइटिंग लैंग्वेज। तो इसमें क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी बात या अपनी विचार अथवा भाव लिख करके प्रकट करता है, जैसे कि अखबारों में चिट्ठियां होगी, ये किताबों में लिखा ज्ञान जो है, वो भाषा के उस लिखे हुए स्वरूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे चिट्ठी देते थे, पत्र भेजते थे, या हम मैसेज करते हैं, या हम व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी करते हैं, यानी साइबर पे हम जो भी मेल भेजते हैं, वो सब लिखित भाषा के अंतर्गत आ गई। टाइपिंग भी लिखना ही हो गया। तो ये क्या लिखित भाषा? कुछ लोग होते जो बोल नहीं सकते, तो वो लिख करके अपनी भाषाओं भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो लोगों ने पहले के जमाने में क्या था कि वो भित्ति चित्रों के माध्यम से भाव अभिव्यक्त करते थे। वहां आखर तो नहीं लिखते, लेकिन भित्ति चित्रों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते थे। बोलने के लिए उनके अंदर शब्द नहीं थे, ना ही लिखने के लिए आखर थे, लेकिन भित्ति पे चित्र बनाते थे और तब जाकर के समझाते थे कि
हमें क्या प्रॉब्लम है या हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आती है सांकेतिक भाषा। इसका प्रयोग पहले के जमाने में बहुत होता था। जब आखर नहीं थे तो लोग क्या करते थे, इशारों के माध्यम से, जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि गूंगे लोग जो बात करते हैं। सांकेतिक भाषा यानी जिन संकेतों को द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझे। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो इशारों के माध्यम से, यानी किसी वस्तु को उसे चाहिए तो उसकी ओर उंगली कर करके उसको कहना चाहता है कि मुझे चाहिए। या जब संकेतों इशारों को द्वारा बात समझाई या समझी जाती है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे मूक बाधिर व्यक्तियों का वार्तालाप। मूक का मतलब जो बोल नहीं सकते, बाधिर का मतलब जो सुन नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने भी पढ़ा भाषा की परिभाषा, उसका अर्थ, बहुरूपीय परिवार, कितने रूप इसके थे, ये सब हमने जाना और परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आज संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पहला भाग था, हमारा पार्ट पहला। इसके बाद भी हम समय समय पर ऐसे ही पार्ट लेते आएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, क्योंकि जब ईश्वर का नाम लेते हैं तभी हमारा कार्य सफल होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।